आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में फोर्स की थ्योरी से रिलेटेड है। फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे कहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डैश। तो ये तो आपने मैट्रिक क्लास में बात करी है बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब इनर्शिया की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो डेफिनेशन आप देख लीजिए। इनर्शिया एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसको आप लिखते हो। डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू resist द चेंज इन इट्स स्टेट। अपनी स्टेट में चेंज होने के लिए जो रेजिस्ट करता है उसको इनर्शिया बोलते हो। जैसे एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, और आप यहाँ नन्हे मुन्ने से इस बॉक्स को फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हो। आप इस बॉक्स को फोर्स लगा रहे हो लेकिन ये बॉक्स मूव नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये बॉक्स अपने आप को ज्यादा रोक सक रहा है, मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया इस चीज को शो करता है कि अगर वो अपने आप को रेजिस्ट करेगा, मूव करने से रोकेगा, तो इस चीज को आप बोलोगे इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब ये है कि अगर बॉडी अपने आप को रेजिस्ट करे तो वो इनर्शिया कहलाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 देखिए। इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप हैवी बॉडी एज कंपेयर टू द लाइट बॉडी। हैवी बॉडी को रोकना मुश्किल होता है लाइट बॉडी के मुकाबले में। अब आप खड़े हुए थे, आपके सामने दो बॉडीज मूव करते हुए आ रही हैं। एक बॉडी आपके पास स्मॉल है, एक बॉडी आपके पास लार्ज, एक बड़ी बॉडी है। किस वाली को रोकना आसान है? आप बोलेंगे सर पहली वाली को रोकना आसान है, दूसरी वाली को रोकना मुश्किल है। पहली वाली को तो इजी है रोकना, सेकंड वाली को मुश्किल है यानी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। जो प्रॉपर्टी उसको रेजिस्ट करेगा रोकने से, चाहे रेस्ट से मोशन हो, चाहे मोशन से रेस्ट हो, बेटा उस चीज को आप इनर्शिया ही बोलते हो। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या कह रहा है? मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स डैश। मास किस चीज से शो करते हैं? अब मैं आपसे अगर बोलूं ये दो बॉडीज हैं, किन वाली को मूव करना मुश्किल है? आप बोलेंगे सर दूसरी वाली को मूव कराना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? सर इसका इनर्शिया ज्यादा है, ये अपने आप को ज्यादा रेजिस्ट करेगी। अब इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब आप इस बात से भी रिलेट करो। मैं बोलूं अच्छा किसका मास ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर मास भी नीचे वाली का ज्यादा है। मतलब अगर ऊपर वाले का नाम ए है, नीचे वाले का नाम बी है, तो बी का मतलब ये हुआ कि उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। और एक और बात अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, इनर्शिया का डायरेक्ट रिलेशन है बेटा मास से। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास जितना ज्यादा होगा, जो जितना ज्यादा भारी होगी, वो उतना ज्यादा अपने आप को रेजिस्ट करेगी, यानी उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। यानी इनर्शिया का मास से रिलेशन डायरेक्ट। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 का, ये मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ो। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे डेफिनेशन बोल रहे हैं। द एजेंसी या एजेंट विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ रेस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डैश। अच्छा अब क्या बात है बेटा, ये बॉडी रखी हुई है, मैं चाह रहा हूं ये बॉडी मूव करे। कैसे मूव करेगी? मुझे इस पे क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर अगर आप ये चाह रहे हैं आपकी बॉडी मूव करे, तो आपको इस पे क्या लगाने पड़ेगी? फोर्स लगाने पड़ेगी। यानी मैंने अगर इस पे फोर्स लगाई तो ये मूव कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऐसी चीज है जो बॉडी को रेस्ट से किस में कर देगी? मोशन में कर देगी। या तो रेस्ट से मोशन में कर देगी, या मोशन से रेस्ट में कर देगी। भाई यही मतलब होता है ना, या तो बॉडी को रेस्ट से मोशन में करेगी या मोशन से वापसी किस में कर देगी? रेस्ट में। तो वो जो चीज होती है मेरे पास वो क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है। और ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये असल में फोर्स की ही डेफिनेशन लिखी हुई है। दोबारा से पढ़ो क्या बोल रहा है। द एजेंसी विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी जो बॉडी की मोशन को चेंज कर दे। चेंज का मतलब क्या है? कि रेस्ट से मोशन कर दे या मोशन से रेस्ट कर दे, उस चीज को आप क्या बोलोगे? उस चीज को आप बोलोगे फोर्स। यानी करेक्ट जवाब का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अच्छा टेंड का मतलब होता है चेंज करने की सलाहियत। सलाहियत मतलब एक दीवार है, दीवार पे आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन दीवार मूव ही नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन आप उसको मूव नहीं करा पा रहे। इसका मतलब ये है कि आपकी फोर्स मूव कराने की सलाहियत नहीं है। मतलब सलाहियत तो है लेकिन उसकी, उस वॉल की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है और आपकी फोर्स कम है। तो टेंट का मतलब होता है सलाहियत। या तो चेंज कर दे या चेंज करने की सलाहियत रखे तो उसको टेंट बोलोगे। एमसीक्यू नंबर 5। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करें
एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। बेटा ये मेरे पास बॉडी, इस बॉडी में फोर्स लगाऊंगा, जिस तरफ फोर्स लगाऊंगा ये बॉक्स उसी तरफ जाएगा ना। आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। आप जिस तरफ फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। यानी अगर मैं फोर्स लगाऊंगा राइट पे, तो एक्सेलरेशन भी कहां पर होगी, राइट साइड पे होगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ABCD। करेक्ट आंसर पढ़िए कि ABCD में से कौन सा करेक्ट होगा। तो आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर जो मुझे नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे कहा द, सॉरी ऊपर चला गया, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश। तो बेटा स्टैंडर्ड यूनिट जो है, जो सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। अच्छा फोर्स के तीन तरह के यूनिट हैं, एक होता है MKS, एक होता है CGS, एक होता है FPS। MKS में तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, CGS में फोर्स का यूनिट क्या है आपके पास। तो आप बोलेंगे सर CGS में फोर्स का यूनिट है मेरे पास डाइन, और FPS में फोर्स का यूनिट है मेरे पास पाउंड। न्यूटन, डाइन और पाउंड। अब आइंदे से आपको याद रखना अगर इस तरह का सिस्टम आए, MKS, CGS और FPS। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कह रहा है 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश। 1 न्यूटन किसके बराबर है। देखो फोर्स का फॉर्मूला पहले तो आप लिखो। फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास है F इज इक्वल टू ma। बेटा फोर्स का यूनिट मुझे आपने बताया, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मास का यूनिट होता है मेरे पास केजी, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कोई मुश्किल बात नहीं है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, मास का यूनिट केजी है, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन किसके बराबर आ रहा है। आप बोलेंगे सर न्यूटन बराबर आ रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट जवाब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। आप बोलेंगे सर करेक्ट ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा उसने सेकंड स्क्वायर को ऐसे लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेकर आओगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो वो एक ही चीज है, उसे डरने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 देखिए बेटा। एमसीक्यू नंबर 8 में कहा एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी। आपके जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज होती है वो एक ही बॉडी पे एक्ट करते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने नीचे की तरफ रखा, इसका वेट डाउनवर्ड होता है जिसको आप mg से लिखते हो, इसका रिएक्शन अपवर्ड होता है जिसको किससे लिखते हो, r से लिखते हो। इसमें से ये जो एक फोर्स है मेरे पास, ये फोर्स कहलाती है एक्शन फोर्स, जबकि ये जो नजर आ रहा है r, ये r कहलाती है मेरे पास कौन सी फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों की दोनों एक ही बॉडी पे लगते हैं, यानी सेम बॉडी पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 9, लॉ ऑफ मोशन गिव द रिलेशन बिटवीन डैश। लॉ ऑफ मोशन किसके दरम्यान रिलेशन देता है। तो आप बोलेंगे फोर्स का फॉर्मूला है ना F इज इक्वल टू ma। तो किसके दरम्यान रिलेशन दिया, आप बोलेंगे सर फोर्स और एक्सेलरेशन, क्योंकि दो ही मेन चीजें इस टॉपिक में आ रही, फोर्स और एक्सेलरेशन। तो लॉ ऑफ मोशन किसके दरम्यान रिलेशन दे रहा है। आप बोलेंगे सर रिलेशन दे रहा है फोर्स और एक्सेलरेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 11, सॉरी एमसीक्यू नंबर 10, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज। बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला ये तो बचपन में पढ़ा है, बचपन से मुराद मैट्रिक क्लास की फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला आपको बताऊं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है मेरे पास F इज इक्वल टू ma। ये मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ मोशन का फॉर्मूला है। और न्यूटन सेकंड लॉ मोशन को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की बात हो रही है। इस वजह से आप इसको क्या बोलते हो, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11, व्हेन अ पर्सन जंप्स ऑफ द ग्राउंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड इज डैश। बेटा जब कोई शख्स जमीन से जंप करता है, जब कोई शख्स जमीन से जंप करता है तो होता क्या है, द रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड इज डैश। तब वो आपसे बोलना क्या चाह रहा था, अगर कोई पर्सन जंप कर रहा है तो रिएक्शन फोर्स उसकी क्या होगी। तो बड़ा समझने वाला टेक्निकल किस्म का एमसीक्यू है। बेटा इसका वेट डाउनवर्ड है, जिस वेट को आप लिख रहे हो डब्ल्यू से, अगर तो ये वेट रिएक्शन के बराबर होगा, अगर दोनों बराबर हो जाएं, वेट रिएक्शन के बराबर है, इसका मतलब तो ये मूव भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस हुई हुई हैं। जैसे एक बॉक्स है, एक शख्स लेफ्ट से फोर्स लगा रहा है, एक शख्स राइट से फोर्स लगा रहा है,
अगर दोनों फोर्सेस लग रही होंगी, जितनी लेफ्ट से लग रही है उतनी राइट से लग रही है, तो दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब दोनों बराबर तो नहीं होंगी, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, यानी इक्वल टू द वेट ऑफ द पर्सन, वेट ऑफ द पर्सन के बराबर नहीं होगा। अगर वो जंप कर रहा है, जंप करके वो कहाँ जा रहा है, आप बोलेंगे सर वो जंप करके वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर जाने का मतलब क्या है, ऊपर जब जाएगा जब ये ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी। ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होने का मतलब क्या है, ज्यादा कौन सी फोर्स होगी, आप बोलेंगे सर ज्यादा होगी रिएक्शन फोर्स, यानी रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगी। रिएक्शन फोर्स किससे ज्यादा होगी, वेट से ज्यादा होगी, जब भी तो वो जंप करके ऊपर जा रहा है। तो ऊपर उसी सूरत में जाएगा जब रिएक्शन फोर्स जंप से वेट से ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द पर्सन। अगर तो वो जमीन पे खड़ा हुआ है, स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, तो बराबर होगा। लेकिन अगर वो जंप कर रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन फोर्स ज्यादा है और आपका वेट क्या हो गया, कम हो गया है। तो अब इस बात को जरा समझ के कीजिएगा आइंदा से। एमसीक्यू नंबर 12, the property of the body that oppose any change in its state of motion or rest। तो बेटा ये तो फिर दोबारा इनर्शिया की डेफिनेशन आ गई, जो सबसे पहले एमसीक्यू में पढ़ा है, एमसीक्यू नंबर 1 में पढ़ा है ना, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट में जो चेंज को रेजिस्ट करेगा उसको आप इनर्शिया बोलते हो, तो वही बात आपसे यहाँ कर रहा था कि भाई वो प्रॉपर्टी जो अपने आप को रेजिस्ट करती है उसको आप क्या बोलते हो, इनर्शिया बोलते हो। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 13 देखिए। एमसीक्यू नंबर 13 में उसने कहा द मोशन ऑफ द रॉकेट इन स्पेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। आपका जो मोशन रॉकेट है जो ऊपर की तरफ जाता है उसकी एग्जाम्पल किस चीज की है, तो बेटा आपका जो रॉकेट मूव करता है, रॉकेट इस तरीके से अपवर्ड जा रहा होता है, रॉकेट आपका अपवर्ड जा रहा है। अब होता क्या है कि नीचे इसके नीचे प्रोपेलर लगे हुए होते हैं, प्रोपेलर मतलब प्रोपेलिंग गैस होती है। आपकी यहाँ से गैस बर्न होती है, जो गैस निकलती है, जो फ्लेम होता है, ये गैस बर्न होती है। और गैस बर्न होने की वजह से ये रॉकेट आपका ऊपर की तरफ जाता है, यानी आपकी गैस नीचे की तरफ फोर्स लगाती है और आपका रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। यानी गैस अगर एक्शन फोर्स कर रही है, बर्न कर रही है, तो आपकी फोर्स कौन सी है, आपकी फोर्स कहलाएगी, जो आप रॉकेट की मदद से ऊपर जा रहे हो वो रिएक्शन कहलाएगा। यानी एक्शन फोर्स बेटा नीचे की तरफ, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये जो लॉ है ये फर्स्ट लॉ नहीं है, सेकंड लॉ नहीं है, बल्कि ये कहलाता है थर्ड लॉ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एमसीक्यू नंबर 14, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो। आपकी बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है। अब एक्सेलरेशन जीरो कब होती है, देखो एक्सेलरेशन जीरो दो तरीके से होगी। या तो आपकी बॉडी रेस्ट में हो, रुकी भी हो, उस वक्त भी एक्सेलरेशन जीरो होगी। या तो आपकी बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या तो आपकी बॉडी कैसे मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस वक्त भी आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या पढ़ी है, वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है ना, सॉरी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है आप लोगों ने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब अगर वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। तो बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है, मैट्रिक क्लास में आप लोग पढ़ कर आए हो कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस वक्त भी एक्सेलरेशन जीरो होगी, और अगर बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उस वक्त भी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे पास सी, यानी बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 15, द यूनिट ऑफ मास इन एफपीएस सिस्टम इज डैश। अच्छा, मास की यूनिट भी तीन तरह के हैं, एक कहलाता है एमकेएस, एक कहलाता है सीजीएस, एक कहलाता है एफपीएस। मैं बता रहा हूँ आपको मास के यूनिट, मास का यूनिट एमकेएस में, मास का यूनिट सीजीएस में, और मास का यूनिट एफपीएस में। तो एमकेएस में मास का यूनिट होता है किलोग्राम, केजी। सीजीएस में होता है ग्राम। जबकि बेटा एफपीएस में मास का यूनिट होता है मेरे पास स्लग, स्लग मास का यूनिट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी स्लग मास का यूनिट है। तो ये भी एमसीक्यू भी आपके लिए आसान है, इतना मुश्किल बात नहीं है। एमसीक्यू नंबर 16, भाई इसका तो तुक्का लगा सकते हो, मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। छोटी क्लासेस में पढ़ा था, लास्ट ईयर मैट्रिक में पढ़ा होगा, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी होती है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। 2 किलो 3 किलो कोई भी चीज खरीदो, हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। ओके, मास कैन बी मेजर, मास को कैसे मेजर किया जाता है, तो मास को ऑर्डिनरी बैलेंस की मदद से मेजर किया जाता है, तराजू जिसको आप बोलते हो। तराजू होते हैं ना, तराजू अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, मुझसे खैर बनेगा तो नहीं, मैं कोशिश कर लेता हूँ।
इस तरह का तराजू जो होता है जिसको आप पकड़ते हो, उसमें मेजर करते हो, तो ये ऑर्डिनरी बैलेंस कहलाता है। जबकि स्प्रिंग बैलेंस से बेटा वेट मेजर करते हो। स्प्रिंग बैलेंस से वेट होता है ना, हैंग करने वाला जो होता है, हैंग करने वाला जो बैलेंस होता है, इससे वेट, क्योंकि वेट एक फोर्स है जो उसको डाउनवर्ड पुल करती है। तो याद रखना बेटा, ऑर्डिनरी बैलेंस से आप मास मेजर करते हो, और स्प्रिंग बैलेंस से आप क्या मेजर करते हो, वेट बैलेंस करते हो। तो एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18, इफ यू कंपेयर द मास ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून देन इट विल बी डैश। तो बेटा याद है ना, मास तो कहलाता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, और ये सेम रहती है चाहे अर्थ पे हो चाहे मून पे। आपने मास के बारे में पढ़ा है कि भाई मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और ये क्या रहता है, सेम रहता है, यानी रिमेन सेम। तो बेटा करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी रिमेन्स सेम ऑन द अर्थ एंड द मून। एमसीक्यू नंबर 19, वेट कौन सी क्वांटिटी है? तो मास तो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट की डायरेक्शन है। आपने पढ़ा है ना, आपकी कोई बॉडी खड़ी हुई है, कोई शख्स खड़ा हुआ है, इसका वेट टुवर्ड्स द सेंटर होता है, नीचे की तरफ होता है, तो वेट की डायरेक्शन है, यानी वेट मेरे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेट मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। एमसीक्यू नंबर 20, व्हेन द स्पेसशिप इज आउट ऑफ द पुल ऑफ द अर्थ इट डैश। अब बेटा अर्थ की भी एक लिमिट है, अर्थ अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, आपके पास अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी की एक लिमिट है, कि इस लिमिट के अंदर अंदर होगा तो अर्थ उसको पुल करेगी, इस लिमिट से बाहर जाओगे तो अर्थ आपको पुल या पुश कुछ भी नहीं करेगी। तो लिमिट मैंने आपको बना के दिखा दी। अब आपकी स्पेसशिप बेटा इससे बाहर चले गई, ये स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप आपकी इससे बाहर चले गई। अब ये जो स्पेसशिप अगर इसकी उससे बाहर अर्थ की ग्रेविटी से यानी पुल से बाहर चली जाएगी, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, इट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि अब उसको अर्थ है, अर्थ खींच ही नहीं रही। अगर ये अंदर होता तो अर्थ उसको अपनी तरफ पुल करती, लेकिन वो तो लिमिट से ही बाहर है, अर्थ की ग्रेविटी पुल। उसने कहा ना, व्हेन द स्पेसशिप इज आउट ऑफ द पुल ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की पुल से बाहर हो गया, इसका मतलब वो मूव कर रहा है कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 21, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी सेवरल इफेक्ट्स आर पॉसिबल। सारी चीजें हो सकती हैं सिवाय किसके? देखो आपके पास एक बॉडी है, आपने इस पे फोर्स लगाई, अगर एक जगह से फिक्स है तो ये रोटेट कर सकती है, यानी रोटेट तो हो सकती है। द बॉडी स्पीड अप, अगर फोर्स लगाओ तो बॉडी तेज हो सकती है, एक बॉडी है इस पे फोर्स लगाई, ये तेज हो गई। द बॉडी चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, आपने राइट से दो फोर्स लगा दी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड में मूव कर सकती है। लेकिन जो चीज नहीं हो सकती वो क्या है, कि मास ऑफ द बॉडी डिक्रीज, कि आप बॉडी पे मास, बॉडी पे फोर्स लगाओ और उसका मास कम हो जाए। मतलब आपने 1 किलो क्या कोई चीज खरीदी, इस पे आपने फोर्स लगाना शुरू करी, जब आपने इसको फोर्स लगाया तो आपने इसका मास कम कर दिया, 1 किलो से आपने इसको आधा किलो का कर दिया, कैसा पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे सर पॉसिबल नहीं है, उसके मास को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फोर्स अप्लाई करने से आपकी बॉडी का मास चेंज नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 22, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट the force that causes the horse to move forward is the force। तो एमसीक्यू नंबर 22 में आपसे बोल रहा है, हॉर्स पुल सा कार्ट की बात कर रहा है। मैं आसान करके आपको बताऊं, आप अगर बेटा जमीन पे अगर चल रहे हो तो आप आगे की तरफ क्यों जाते हो? अब आप कभी अगर आपने नोट किया हो, कभी चल के देखना, आप असल में करते क्या हो कि आप जमीन से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, यानी आप अपने पाँव से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो। कभी चल के देखो, भाग के देखो, आप जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हो, अपनी फोर्स पीछे की तरफ लगाते हो, उसके रिजल्ट में आप आगे की तरफ जाते हो। यानी आप अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो बेटा अर्थ पे, यानी ग्राउंड पे, और ग्राउंड आप पे फोर्स लगाता है तो आप उसके नतीजे में कहाँ जाते हो, आगे की तरफ जाते हो। अब यानी क्योंकि आपका हॉर्स बेटा आगे की तरफ जा रहा है, उसने कहा ना दैट कॉजेज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड, हॉर्स आपका आगे की तरफ जा रहा है, यानी वो फोर्स जो हॉर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द ग्राउंड, यानी जैसे आप हो, अभी तो मैंने मतलब हॉर्स घोड़ा नहीं बनाया, मैंने आपको बना दिया, तो आप जैसे ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हो वैसे हॉर्स भी ग्राउंड पे फोर्स लगाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी हॉर्स एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड, यानी वो फोर्स जो हॉर्स कहाँ पे लगा रहा है, ग्राउंड पे लगा रहा है, उसके रिजल्ट में आपका हॉर्स आगे की तरफ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 23, पैसेंजर शुड नॉट स्टैंड इन अ मूविंग बस। बेटा लोगों को बस में नहीं खड़ा होना चाहिए, क्यों? पैसेंजर में फॉल फॉरवर्ड एज बस सडनली स्टॉप, होते हैं ना, आप बस में खड़े होके जा रहे हो, ये बस जा रही है,
बस ने अचानक से ब्रेक लगाया, आप खड़े भी होते हो, अचानक से गिरते हो, गिर के आगे की तरफ इस तरीके से नीचे गिर जाओगे। क्यों? आप आगे की तरफ जा रहे हो, क्योंकि अगर आप अचानक से ब्रेक लगाओगे तो आप आगे की तरफ जाओगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है, तो इतनी मुश्किल बात नहीं है कि पैसेंजर शुड नॉट स्टैंड इन मूविंग बस, बस में नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों? पैसेंजर में फॉल फॉरवर्ड एज बस सडनली स्टॉप। एमसीक्यू नंबर 23 के बाद 24, फोर्स इज अ डैश। बेटा फोर्स मेरे पास ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए, ड्राइव क्वांटिटी। मेरे पास बेसिक क्वांटिटी 7 होती है, जो आप लोगों ने मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ी थी, जो मैं आज आपको रिकॉल कर रहा हूँ। बेसिक क्वांटिटी मेरे पास 7 है। लेंथ, मास, टाइम, चौथी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। सिर्फ ये बेसिक क्वांटिटी है 7। इसके अलावा सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटी है। मैं नंबर भी लिख देता हूँ उनके। लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट, और 7 है लुमिनस इंटेंसिटी। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है। एमसीक्यू नंबर 25, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल देन एक्सेलरेशन बिकम्स डैश। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए। उसने कहा आपसे किसको डबल किया? उसने कहा फोर्स को डबल किया। अब देखो अगर फोर्स के साथ 2 लगाओगे तो मास के साथ भी 2 आ जाएगा, क्योंकि जो काम लेफ्ट साइड पे करोगे वही काम आपको राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। मैथ्स का सूरज जो करना है करो, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। अब अगर आप फोर्स को डबल करोगे तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी डबल। कॉमन सेंस की बात है ना, एक चीज है, हल्की फोर्स लगाई भी थी, आपने फोर्स को बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन भी उसकी बढ़ जाएगी। यानी अगर आप फोर्स डबल करोगे तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। 25 के बाद एमसीक्यू नंबर 26, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द मेजर इन टर्म ऑफ इट्स मास। एमसीक्यू रिपीट हो गया। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ, स्विमिंग भी होती है बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। स्विमिंग में भी क्या होता है कि आपके पास अगर एक स्विमिंग पूल है, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो आप कैसे फोर्स लगाते हो? आप अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ करते हो, आप इस तरीके से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, जबकि पानी आपको आगे की तरफ मूव करा के लेके जाता है। यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्स की वजह से स्विमिंग पॉसिबल है। यानी इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एमसीक्यू नंबर 28 भी रिपीट हुआ है बेटा मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 28 में आपसे क्या कह रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट मूव्स विद डैश वेलोसिटी। बेटा अगर एक बॉडी है, इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो ये हमेशा मूव करती है कैसे, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है ना एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो उस बॉडी में बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इट मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एमसीक्यू नंबर 30 पे आते हैं। 30 देखिए, द फोर्स विच अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इतना आसान एमसीक्यू दे दिया बेटा। वो फोर्स जो बॉडी के अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वो फोर्स जो बॉडी अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उस फोर्स को आप क्या बोलते हो? तो सवाल में क्लियरली आपको बोल दिया भाई, वो फोर्स जो बॉडी के सेंटर की तरफ लगती है टुवर्ड द सेंटर, बेटा उस फोर्स को आप वेट बोलते हो ना, कि अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है तो उसको वेट कहा जाएगा। एमसीक्यू नंबर 30 के बाद एमसीक्यू नंबर 31, a boy push a first large and then a small car, he moves a small one faster, this is an example of dash law। कौन सी लॉ की एग्जांपल है? तो आप बोलेंगे सर ये सेकंड लॉ की एग्जांपल है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है ना एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर आप जैसे बिलावल्स लॉ है, कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। ऐसी कम फोर्स लगाओगे तो कम एक्सेलरेशन होगी, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। तो ही मूव्स द स्मॉल वन फास्टर, छोटी वाली को ज्यादा तेज मूव करा पा रहा है। अच्छा अब ये बात मैं और अगर डिटेल में बताऊं तो एग्जैक्ट अगर मैं इसके आंसर तक जाऊं, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन तो इसका करेक्ट जवाब हो सकता है अगर वो फोर्स की टर्म में बात करेगा। लेकिन उसने एक चीज को हाईलाइट किया हुआ है, उसने कहा हुआ है आपसे स्मॉल वन, छोटी वाली ज्यादा तेज जा रही है। तो छोटी वाली ज्यादा तेज क्यों जा रही है? आप बोलेंगे सर हमने पढ़ा था इनर्शिया का डायरेक्ट रिलेशन है मास से, छोटी वाली का मास कम होगा।
अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा, जिसकी वजह से वो तेज मूव कर पा रही है। तो करेक्ट जवाब बेटा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा फिर, क्योंकि उसने स्मॉल का वर्ड यूज कर लिया कि स्मॉल वाली तेज, छोटी वाली ज्यादा तेज जा रही है। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि छोटी कार होगी, अगर छोटी कार और बड़ी कार दोनों को कंपेयर करोगे तो छोटी कार का बेटा मास कम है। अगर छोटी कार का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, इनर्शिया कम होगा, वो अपने आप को कम अपोज करेगी और जल्दी मूव कर जाएगी। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एमसीक्यू नंबर 32, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स यूनिट डाइन होता है, मैं आपको ऊपर लिखवा चुका हूँ। जबकि कन्वर्जन आ रही है, वन डाइन इज इक्वल टू डैश। तो कन्वर्जन आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे आपको इससे पहले याद है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। जैसे 1 मीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, आपने याद किया हुआ है, वैसे ही कन्वर्जन याद होगी कि वन डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन के। यानी वन डाइन बराबर है एक्सपोनेंशियल -5 न्यूटन के। सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने इसको डायरेक्ट ही आपको याद कराया है। एमसीक्यू नंबर लास्ट के 2 एमसीक्यूज रह गए, 34 और 35, जल्दी से इनको देख लें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चैप्टर नंबर 5 में भी आपको पढ़ाया है। देखो दो फॉर्मूले पढ़े आपने, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर होता है एफ के, और डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी बराबर होता है टॉर्क के। तो ये आप पढ़ कर आए हो। तो बेटा ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये जो चीज कहलाती है कहलाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये किसके बराबर आ रहा है, आप बोलेंगे सर फोर्स के बराबर आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। जबकि लास्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द मेजर, फिर एमसीक्यू रिपीट हुआ, इनर्शिया बेटा उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। तो ये मेरे पास एमसीक्यूज थे फोर्स और एक्सेलरेशन के बेसिक टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आपको एमसीक्यूज क्लियर होंगे।